आज श्रीमती अंजू रंजन जो भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसके साथ ही उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने लेखन कर्म के जरिए भी अपनी पहचान बनाई है। आज उनके पहले कहानी संग्रह का विमोचन उत्तर प्रदेश जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती मीरा मिश्रा जी द्वारा होगा। निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर शाम की गवाह बनने वाले हैं हम लोग, क्योंकि उनकी पुस्तक की चर्चा तो होगी, साथ ही जितने लोग मौजूद हैं वो भी उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं मुख्य सचिव महोदय और मैम का स्वागत करने के साथ ही श्रीमती अनीता सिंह जी IAS अधिकारी हैं, पार्थसारथी सिंह शर्मा सर, श्रीमती रीना जौहरी मैम, अन्य सभी गणमान्य अतिथियों को भी कृपया मंच पर आए और सबसे पहले हम पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम का संपादन करते हैं। कृपया आप सब मंच पर आए। मैं अनुरोध करूँगी कि पुस्तक की और प्रतियाँ यहाँ पर रखी जाएँ, मंच पे जो लोग हैं हम सबको हैं। हिमांशु जी आई चला रहा, बाकी सब जल गया, वही जल गया सर। आपने चाहिए देखो तो चल पाता याद ही जैसे यही बन रहे कितना लोग आए हुए तो आएंगे भी सर सामने देखिए सर। ताली तो बजा दो भाई। सर आप दोनों का भी और जो भी लोग हॉल में मौजूद हैं, आप सबका स्वागत है। तो इस विमोचन समारोह के बाद हम जो पुस्तक की परिचर्चा है और लिखते हैं, दरअसल अंजू की कविताओं से हम वाकिफ हैं, जो एक IAS परिवार की पत्रिका थी अपडेट, उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही हंसाने वाले संस्मरण लिखे। लेकिन ये पुस्तक है काफ़ी लंबा समय उन्होंने विदेशों में बिताया है, लेकिन उनका जो लेखनीय मन है, जब आप अपने को अभिव्यक्त करते हैं, जो आप शब्द चुनते हैं, तो ये जो चुनने की प्रक्रिया है वो आपकी अपनी शख्सियत बार बार अपने उस पुराने परिवेश की तरफ जाती हैं, जहाँ उन सामाजिक सच्चाइयों की तरफ जाती हैं। और ख़ासतौर से जो महिलाओं की स्थिति है, इनकी बहुत सारी कहानियाँ देखा जाए तो महिलाओं के जीवन को बयान है, एकदम कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कई बार वो इतने बोल्ड डिसीजन ले लेती हैं। अब शुरू की 3 कहानियों को देखें तो इन कहानियों पे पूरे संग्रह पे हम अभी आने वाले समय में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं हिमांशु वाजपेयी से अनुरोध करूंगी पाठ करें। हिमांशु वाजपेयी। तो बहुत हमारे पास इस कहानी संग्रह के लिए उनके लिए व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हम लोगों ने देखे थे, और ये कहानी संग्रह भी आया
तो कहानी लिखने में उनकी जो महारत है वो भी साबित हुई। जो बात मुझे कही थी वो प्रीति जी ने कह दी कि उनकी कहानियों में, हालांकि वो विदेश सेवा के अधिकारी हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया बहुत है। तो वो बराबर ऐसा लगता है कि लौट लौट के अपने गांव, अपने घर, अपने छूटे हुए संसार की तरफ जाती हैं, और एक संसार है जो उन्होंने अपने अंदर बचा रखा है, चाहे वो शब्दों के रूप में हो, चाहे भाषा के रूप में हो, चाहे यादों के रूप में हो। तो वो एक खास बात हमें लगी, और ये पहली ही कहानी इस संग्रह की है, जो इस संग्रह का शीर्षक भी है शीतल धूप। ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी कहानी। और इस कहानी को सुनकर जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है उन्हें अंदाजा होगा कि ये किताब किस तरह की संवेदना से भरी हुई है। शीतल भर धूप में कुछ न कुछ सुखाती रहती, आंगन और छत पर कुछ न कुछ डालती ही रहती थी। बरसात की धूप में रात में बच्चों के गीले हुए बिस्तर, गद्दे और तकिया सुखाती, कभी जंगल से इकट्ठा की हुई खेती, मशरूम या लकड़ियां सूखने को डालती। बरसात बीतते न बीतते दुर्गा पूजा की धूम मचती, फिर छठ की तैयारियां चलती। सबसे पहले दूधी माटी और लाल गेरू माटी कोड़कर माटी खेन से ले आती, फिर धूप में तरह तरह के चूल्हे बनाती जाती, जैसे एक मुंह का एक अछिया, दो मुंह का दो अछिया, 7 मुंह का सतछिया चूल्हे पर धान उबाला जाएगा, जिसकी प्रमुख पात्र भी वही होगी। धूप में सुखाने से लेकर कूटने छाटने तक वही मटिया मेट होती रहेगी। घर की नई बहरिया तो चावल से कंकड़ ही उड़ा ले तो बहुत मानो। चूल्हे के भी कई प्रकार, छठ के लिए कोरा चूल्हा, दिवाली के लावे के लिए अलग चूल्हा, दूध औटने के लिए चौड़ा गहरा चूल्हा, दाल गलाने के लिए। उसके ऊपर से गांव भर की बच्चियां तंग करती, ताकि हमें पीपल के नीचे खेलने के लिए छुनू मुनू चूल्हा बना दो ना, उसमें हम सब पत्ते का साग और सचमुच का आलू उबालेंगे। और वो गालियां देती, उन्हें भगा देती, पर शाम तक छोटी चूल्ही का छान तैयार कर देती और बच्चियों को दिखाती। बच्चियां खुश हो जाती और वो एकदम से अपनी 12 साल की दिवंगत बेटी को याद कर गीली मिट्टी सी हो जाती, जो 12 बरस पहले चूल्हे में खाना बनाते समय जलकर मर गई थी। चूल्हे के अलावा साल भर अचार बनता रहता, वही बनाती रहती। बड़े परिवार की बड़ी बहू के हाथों में अन्नपूर्णा बसती थी। वो कुछ भी बनाती, सब कुछ लाजवाब, काबिले तारीफ बनता है। ठंड में मूली गाजर का मिक्स अचार, ओल का अचार, आंवले का अचार, गर्मी में आम का कुच्चा, अमावट और अचार, खट्टा मीठा आमला का अचार, कटहल का अचार, बेर का, इमली का अचार। उसके ऊपर से तरह तरह की बड़ियां और पापड़ भी, आलू और साबुदाने के चिप्स भी। सब कुछ बनाने में वो तल्लीन साधु सी धूप का पीछा करती रहती। मर्दबान चौकियां और गठियां खिसकाती, खुद भी उनके साथ खिसकती जाती। गर्मी में ही महुआ सुखाया जाता, साग और मिर्ची सुखाई जाती, हल्दी को सूखा कूटकर पाउडर बनाया जाता। बरसात में वो मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, करेले का अचार, करौंदे का अचार बनाती और भानस घर में पहुंचा देती। बड़ी बहू का गोरा रंग धूप में पक कर तांबई हो गया था। उनकी पीठ और कमर का रंग कलसा गया था। धूप से उनकी पीठ और कमर की यह चिंचिनाहट शाम होते होते घनीभूत पीड़ा में बदल जाती। वो बगल में बने पोखर में डुबकियां लगाकर गीले कपड़ों में ही सप्तपाती दियाबाती करती। शाम को उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी। बड़ी बहू होने के चलते ये उसका सम्मान था। छोटी दोनों बगानियां खाना पकाती और परोसती, वो बस बड़ी और अचार खुद ला कर देती। इस मामले में वो बहुत छुआछूत मानती थी। रात भर वो पीठ और कमर दर्द से कराहती रहती, पर सुबह उठकर फिर से धूप के वही खटलाट पाल लेती। और अब फिर दुर्गा पूजा आ रही है। शहराती पढ़ुआ लड़के और ब्याही बेटियां भी प्रणामी के लिए आएंगी। उनकी थाली में और वापसी में कुछ तो अच्छा होना चाहिए, जैसे नारियल का लड्डू, खाजा गाजा, लाई और चने के चुरमुरे। वो प्लानिंग कर रही है, क्या क्या और कितना बनेगा, किस किस को इसमें लगाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए कम से कम 3 औरतें तो चाहिए ही। दोनों दुकानियों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, बाहर से मदद लेना ही पड़ेगा। हाँ, पर निगरानी उनकी ही रहेगी।
अपने अलावा वो किसी और पर जरा भी यकीन नहीं करती हैं। बड़े मालिक ने तो कहा भी था बाजार से मंगवा, पर उन्हें लगता है कि बाजार वाले सामान में वो बात है तो लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो गई। मंझले दामाद कहते हैं कि माँ जी का ये गुण बेटी में आ ही जाता है, तो हमें हर पूजा पर भागकर ससुराल नहीं आना पड़ता। सच, हम तो माँ जी के हाथों के बने लड्डू और मिठाई खाने ही आते हैं। वो सोचती है कि पूजा के पहले तो पितृपक्ष पड़ता है, तो इसे महालया वाले दिन या कलश स्थापना के दूसरे तीसरे दिन ही बना लेना पड़ेगा। रात में वो अपनी मरी छोटी बिटिया विदिशा को याद करती है। सब कहते हैं कि नौजवान की साड़ी पहनकर खाना पका रही थी कि साड़ी नाक लग गई और वो बहुत जल गई। सास बाहर ही बैठी थी, क्या उसकी चीख बाहर न पहुंची होगी। अब देवर के बेटियन को मालिक पढ़ा रहे हैं पर अपनी सोने से लक्ष्मी बेटी को दहा दिए। जमींदारी देखकर ही शादी की थी, इकलौता लड़का था, मालिक भीज गए। विदिशा भी इकलौती लाडली बिटिया थी, 11 बरस पूरे हुए थे। फ्रॉक पहनकर घूम रही थी कि तुरंत पीली चुन्नी उड़ाकर मालिक उसे रामगढ़ ले गए। लड़के वाले भी जमींदार थे, दामाद फौज में थे। हाय, परीक्षा पर वर को देखकर उनके मुंह से सिसकारी निकल गई थी। वर तो मालिक से शंका जाहिर की थी उन्होंने। मालिक ने उनकी शंका दूर की थी ये कहकर कि लड़की की बात इतनी तीव्र होती है कि 3 साल में ही ये बड़ी लगने लगेगी। पर आप भी तो मुझसे 15 साल छोटी थी, अब कौन हम दोनों की जोड़ी को बेहद करेगा? बताइए, क्या कुछ कमी रखी है मैंने आपको आज तक? कहकर मालिक ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। वो संतुष्ट हो गई थी, हमेशा की तरह जैसे खुश होती थी एक अच्छी साड़ी आ जाने से, बढ़िया अचार बन जाने से, खमीर हुई बड़ी की सब्जी में फूल जाने से, रात को मालिक द्वारा मनवार से अपनी ओर कौड़िया ले जाने से और उनकी चुनचुनाती पीठ को सहला दिए जाने से। ये साधारण तरह की खुशियां थी जो उस जैसी साधारण औरत के लिए काफी थी। ये खुशियां उसे अगले दिन धूप में सूखने, पकने और चिनचिनाने के लिए तैयार करती थी। विदिशा पूजा के लिए कितना उत्साहित रहती थी। मूर्ति बनाने वाले के पीछे पीछे घूमती और मूर्तिशाला में मानो चिपक जाती। वो जब लड्डू बनाती तो विदिशा उनके हाथों को जलने से बचाने के लिए गीले तौलिया से पोंछती। बिटिया, बिंदु, तुम मेरी शीतल छां थी, तुम कहाँ चली गई अम्मा को छोड़कर? वो गड़गड़ा कर रो पड़ी, टटोल कर आंचल मुंह में ठूंस लेती है ताकि उसकी घुटती आवाज बाहर न निकल सके। मालिक बगल में संतुष्ट सो रहे हैं। उसकी नींद में खलल का परिणाम अच्छा नहीं होता। उसे याद है कि मालिक जब जोर से उसके पेट को मसल देते हैं तो नाभि के नीचे पेट बुरी तरह झंझना होता है, मरोड़ उठ रहा हो जैसे प्रसव पीड़ा से। उसे लगा कि 12 साल बाद उसका पेट झंझना रहा है, प्रसव पीड़ा जैसा है, जैसे विदिशा जब पेट में थी तब हुआ था। वो व्यर्थ ममता से अपनी कोख पर हाथ फेरती है। कोख खाली हो चुका है, वो निःशब्द रोती है, धीरे धीरे नींद लग जाती है। सपने में विदिशा आती है, वैसे ही उसके हाथों को टटोलकर पानी का मलहम लगाती है। सुबह सब कुछ सामान्य था, ये एक आम सा दिन था, बस उसका मन थोड़ा उचाट था। लड्डू के लिए नारियल घिसते घिसते उसके हाथ बार बार थम जाते हैं। अनमनी होकर भी वो सोचती है, किसने दिया उसे ये जिम्मा कि वो लड्डू बनाए, अचार बनाए, चूल्हा पारे, बड़ी और पापड़ सुखाए? किसने उसको कहा कि वो रात दिन मूत से गीले गद्दों की तरह अपने आप को धूप में सुखाती रहे? कौन है जो उसको चैन नहीं लेने देता जब तक कि वो धूप का पीछा नहीं कर लेती? सुबह से शाम तक उसे हर मौसम में धूप की तीव्रता, सीमा रेखा और तापमान पता है जैसे वो थर्मामीटर हो। उसकी पीठ पर पारे की तरह फैलती पसरती है धूप। किसने कहा कि वो अपने सोने से रंग को धूप में काला कर ले, अपने कोमल हाथों को मिट्टी गूंथ कर, धान उबालकर खुरदुरा और कटाफटा कर ले? कौन है जो उसको उकसाता है तरह तरह के प्रयोग कर अचार बनाने को, चूल्हा बनाने? पूजा में सब आएंगे, बस विदिशा न आएगी। दामाद ने दूसरा ब्याह कर लिया, वो भी एक बार ना आया विदिशा के जाने के बाद। मालिक रात में विदिशा का नाम तक नहीं लेते। रात भर पीठ और कमर दर्द से कराती है। बगल की चौकी पर मालिक खर्राटे भरकर सोए रहते हैं। कभी वो बेकाबू हो
जाती है तो मालिक उसे झुंझलाकर टोक देते हैं, झटक देते हैं, बुढ़ापे में ये चिनारों वाले चोचले मुझे ना दिखाओ। उसे आश्चर्य होता है कि 45 की उम्र में वो बूढ़ी हो गई और मालिक 65 इमली साठे के पाठे हैं। भुइयां टोल, लुहर टोल में मालिक के रंगीन किस्सों से अनजान नहीं है वो उठान वालियां, माझीन, लुहरतिन जी करता है कि उनके हाथ गोड़ तोड़कर भाड़ में झोंके, पर वो गुस्से को दबा लेती है। हवेली की बड़ी बहू जो है, इस जले हुए मन पर ये चिलचिलाती अश्विन की धूप मानो शीतल लेप लगाती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि लोहा ही लोहे को काटता है। उसके हिस्से में सिर्फ धूप है, नरम गरम धूप। वो गले में आंचल डाल सूरज देव को प्रणाम करती है और लड्डू बनाने में तल्लीन हो जाती है। अभी तिल भी सुखाना है और धूप ढल रही है। वो अपने हिस्से की धूप का पीछा कर रही है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हिमांशु। हम में से बहुत लोगों ने पढ़ रखी है की कहानियाँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए पहले शुभकामनाओं के साथ दो शब्द कहें अंजू के लिए, हम सबके लिए। माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शेखर मिश्र जी। अंजू रंजन जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी साथीगण, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे अंजू जी के इस बहुत ही खूबसूरत 12 कहानियों के संग्रह के विमोचन का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ 4-5 दिन पहले ही अंजू जी और रंजन कुमार जी मेरे घर आए। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ अंजू जी ने लिखा है, तो मेरे लिए तो बहुत एक आश्चर्य भी और एक सुखद अनुभव भी। भारतीय विदेश सेवा कार्यकारी जो पुराना शहर का, देश का, और उसके बाद काफी समय विदेश में गुजारने के बाद अभी भी अपनी माटी के साथ वो जुड़ा हो और उस जुड़ाव को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की अभी भी वो क्षमता रखता हो और आकांक्षा रखता हो, यह अपने आप में बहुत सुखद अनुभव था। मैंने अंजू जी को बधाई दी और सहर्ष मैंने कहा मैं जरूर आपके इस कार्यक्रम के लिए पहुंचूंगा, और आज हम सब उनके इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस खूबसूरत कृति के लिए अंजू जी को सारे के सारे लोग तालियों के साथ। अभी हिमांशु जी को हम सुन रहे थे, वैसे मैंने कहानी एक बार में 2 बार पढ़ी थी, बट हिमांशु जी को कहने का लहजा ही अलग है। वो जिस प्रकार से कहानी के लय में अपने आप को ढाल देते हैं, जैसे लग रहा था कि अंजू जी जब कहानियाँ लिख रही थी वो उसी फुल फॉर्म में लिख रही थी, क्योंकि मैं जब 2 बार भी पढ़ा तो उतनी अच्छे से समझ नहीं आई जैसे आपने एक बार पढ़ के सुनाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपकी किस्सा कोई मुझे सुनने का मौका मिला, जिस अंदाज में आप कहानी सुनाते हो, कहानी को और ज़्यादा रोचक बना देते हैं। इन कहानियों में मैंने देखा कि गांव के वो शब्द, क्योंकि मैं भी खुद गांव का रहने वाला हूँ, और इन शब्दों को मैं एक मेरे लिए बड़े अपने शब्द लगते हैं, और जो शब्द यहाँ पे हम अपने सामान्य हिंदी में प्रयोग नहीं करते, ऐसे या ऐसे भाव का प्रयोग जो कि हम लोग अपने सामान्य रूप से जो बोलचाल की हमारी भाषा है, या हम लोग सारे प्रशासनिक हिंदी उत्तर प्रदेश में लिखते हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार के न भाव लिखते हैं न ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये करना बहुत मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं है उस प्रकार से लिखना कि जब तक आप अपने आप को
मानसिक रूप से उसी जगह पे पहुंचा दे। और कितना प्यारे तरीके से वैशाली के दुख को व्यक्त करने के लिए उसकी माँ एक तरफ अपने पति को भी, अपने गोतानी, एक गोतनी जो होती है हमारे यहाँ, जो हमारी साथ की बहुएं होती हैं, उनके बारे में, और कैसे उस जमाने में 15 साल की शादी का फर्क, 15 साल का फर्क, और फिर बहुत सारी घटना मालूम है जिसमें चूल्हे से जल करके, आग से जल करके लोग चले गए। ऐसे बहुत सारी घटनाएं गांव में होती रहती थी। तो इन सब चीज का डर, और साथ ही साथ इतने किस्म के चूल्हे, इतने किस्म के अचार, इतने किस्म के मैंने लड्डू पेड़े से लेके क्या क्या चीज को नहीं इन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि अंजू जी इसको वास्तव में इन एक्सपीरियंसेस, ऐसे अनुभव वही लिख सकता है जो इन अनुभवों के थ्रू गुजरा हो। आपने इतनी अच्छे से सारी चीजों को अभिव्यक्त की, और कुल मिलाकर के मैं तो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये शीतल धूप है क्या। धूप तो होती है, और धूप के बगैर वहां पूरी कहानी में कुछ भी धूप के बगैर नहीं हो पाती। जो मूल कहानी, जो सिर्फ कहानी है पूरी किताब की, धूप के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। धूप से ही सारी की सारी, चाहे वो अचार नहीं बन सकता है, चाहे जो चीजें आप चूल्हे बन सकते हैं, आपका बहुआ को सुखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बिटिया का एहसास हुआ, तो बिटिया ही थी शीतल धूप थी, क्योंकि वही इस पूरी कहानी को, क्योंकि माँ की जो पूरी ताकत थी उस बिटिया में भी, जो बिटिया दूसरे घर चली गई और वहाँ जाके चली, और अभी भी उसके दिल में अभी भी है, उसको भूल नहीं पा रही। वही उसको शीतल धूप है, चाहे वो धूप को कितना भी वो उसके पीछा करती है, उसके मुझे लगता है कि उस बिटिया की याद ही उस माँ के लिए वो शीतल धूप थी। ऐसे ही मैं देख रहा था कि इसके आगे की जो भी कहानियां हैं, चाहे वो भागी हुई लड़की की शादी, ये सब तो मतलब हम बहुत सारे ऐसे अनुभवों के थ्रू गुजरे हुए। भागी हुई लड़की की शादी, तुम्हारी गुड़िया, शीशम का पेड़, एक जोड़ी चप्पल, ये हर कहानी में गांव की उस बात को अपनी दीवानी में डालने की अंजू जी ने कोशिश की है, जो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई पढ़ना चालू करेगा, तो मैं तो पहली कहानी पढ़ा, फिर अंतिम कहानी पढ़ा, बीच में कुछ कहानियों को अंजू जी मैं पूरा नहीं पढ़ा, तो वक्त की बात होती है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ा। लेकिन पूरा जिस अंदाज में भी हिमांशु जी ने सुना, तो मुझे लगता है कि उस अंदाज में जब पढ़ेंगे तो फिर पूरा एक बार शुरू करेंगे तो फिर अंत तक ही पहुँचने के पहले रोक नहीं सकेंगे। इतनी बढ़िया आपने किताब लिखी है, और इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि हम लोग जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, हम तो इस अनुभव से लगातार गुजरते ही रहते हैं। मैंने न केवल मैं बचपन में गांव में पला पड़ा, बल्कि गांव की जिंदगी अभी भी जी लेता हूँ, गांव में जाकर के जी लेता हूँ, गांव को महसूस कर लेता हूँ। लेकिन आप उतने दूर से इस धूप को महसूस कर रही हैं, और मैं रंजन को इतने दिनों से देख रहा हूँ। आप साउथ अफ्रीका में रही, अभी आप दिल्ली में, तो आप आगे लखनऊ में, लेकिन ये आप अनुभव का कितना नजदीक से आप देख पा रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। तो मैं एक बार दोबारा अंजू जी ने जो इतना खूबसूरत प्रयास किया, इतना इन्होंने यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन कहानियों का संग्रह इनका ये पहला संग्रह है। इनके पहले इन्होंने जो है कविता का भी एक संग्रह लिख रखा है, प्रेम के विभिन्न अरंग। फिर एक उन्होंने दूसरी कविता विस्थापन और यादें, अपने मेमोइर्स लिखा हुआ इन्होंने। अपने बचपन के संस्करण को, वो कागज की कस्ती, इस दौरान एक तीसरा कविता संग्रह लिखा है, मेरी कोरोना डायरी, नई धारा रचना, से तमाम सारी चीजें जो आपने लिख रखी हैं। और उसके बाद अब ये कविता से कहानी पे फूटा, ये अपने आप में नया सीजन मैं सकता हूँ, इससे और सारी कहानियाँ पैदा होंगी, और वे भी कहानियों के बाद पूरी की पूरी एक उपन्यास संग्रह, जो उपन्यास होता है एक से आद्योपांत, इसमें एक कहानी में अगर एक अंक है तो उपन्यास में सारे अंक एक साथ समाहित हो जाते हैं। वो भी आगे आने वाले समय में शायद आपके कलम से फूटेगा। मैं इस बात की भी आपको शुभकामनाएं देते हुए एक बार दोबारा इस अच्छे प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी तरफ से शुभकामनाओं के साथ अपने
अपनी बात को समाप्त करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेखक को सबसे खुशी तब होती है जब कोई उसकी किताब को ध्यान से पढ़ता है, और आज हमारे लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अंधे अंधे की किताब को बहुत ध्यान से पढ़ा है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी एक और लेखक के, पहले उनको कहूँ, IAS अधिकारी बाद में कहूँगी। दोनों ही लोग लेखक हैं और IAS अधिकारी भी हैं, पार्थो सर और हरिओम सर। आप दोनों मंच पर आए। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अनु की रचना प्रक्रिया और कहानियों में थोड़ी बातचीत करें। मुझे लगता है कि जो एक लेखक होता है, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसकी संवेदनात्मक शक्ति होती है। तो अंजू के अंदर जो महसूस करने की क्षमता है वो बहुत ही अद्भुत है। लेखक कई बार यथार्थ और स्मृतियों को मिला के एक अच्छी रचना करता है। एक मुकम्मल कहानी आपकी है, और उस कहानी का सबसे अच्छा जो मोड़ है, जो वो नायिका है, जो जिसका एक जीवन दोहरा चल रहा है और एक आदिवासी युवक के साथ उसका प्रेम हो जाता है, उस कहानी का मुझे सबसे सुंदर मोड़ लगा कि वो शर्माती नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, उसके अंदर उसने जो किया उसका पूरा जस्टिफिकेशन है, और वो निर्णय ले लेती है कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसके बच्चे को जन्म दूंगी, और वो निकल पड़ती है। तो ये कहानी में सायास आ गया, या आपको लगा कि ऐसा दिखना चाहिए एक अच्छी कहानी में? आप बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो सब हमारे लिए आए हैं और इस कहानी को मुझे लगता है जो आपने सबकी दिलचस्पी इसमें जगा दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम जब एक कहानी लिखते हैं तो कई बार होता है कि आप कहानी का एक रूपरेखा बनाते हैं, उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर जो है लिखना शुरू करते हैं। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, पर कुछ कहानियाँ होती हैं जो बाकी हो जाती हैं, वो आपका सुनती भी रहती है, क्योंकि वो हो सकता था कि वो डिसीजन ले ले, प्रैक्टिकल औरत की तरह डिसीजन ले ले कि वो उसके बच्चे को नहीं रखेगी और वो चली जाएगी, पर यथार्थ में ऐसा नहीं हुआ था। यथार्थ में यही हुआ था कि वो वहीं फंस जाती है और वो थारूनी बन जाती है। तो ये साथ मैं अन्याय कर लूँगी अगर मैं ऐसा अंत नहीं दूँगी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको यथार्थवादी अंत देना जरूरी है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं नेपाल में पोस्टेड थी 6 साल तक, तो मैं थारू जनजाति के बहुत ज़्यादा संपर्क में आई। तो थारू जनजाति और बाकी दूसरी जनजातियों में एक बात जो कॉमन है कि इन जनजातियों में औरतें बहुत अधिक इम्पावर। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडक्शन हुआ है, पार्लियामेंट का जो इंडक्शन हुआ है इस लेडी में, हाँ सीमा में, तो वो जो है मुझे लगता है कि थारू लोगों के संसद में रहने पर ऐसा होना लाजमी था। और ये अंत देना भी मुझे लगा कि सही होगा। लेकिन थारूनी औरतों के लिए एम्पावरमेंट का एक ये था, कुंज था जो इसमें आ जाता है, तो मुझे इसलिए ये अंत देना पड़ा। ये एक यथार्थ कहानी है, पर बहुत सारे नाम और घटनाएं बदल ली गई हैं। थैंक यू। कहानियों को ध्यान से पढ़ा, और मेरे ख्याल से आपको कहानियाँ इतनी रोचक लगी कि आप पूरी पढ़ गए, क्योंकि इसमें आंचलिक परिदृश्य बहुत ज़्यादा है, झारखंड में बहुत सारे शब्द हैं, कहावतें, मुहावरे और लोकगीत हैं। ऐसा क्या था इनकी कहानियों में जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? हमने किताब सुंदर लिखी, प्रकाशक की बताइए बात है, किताब बहुत अच्छी छप के आई है, कोई त्रुटि नहीं है पूरे किताब में, गेटअप बहुत अच्छा है, प्रकाशक की बताइए। मैंने ये किताब आज सुबह पढ़ी और एक दिन में आधे दिन में मैंने पूरी किताब पढ़ी, तो और इसमें मुझे जरा भी कष्ट नहीं, बहुत ही स्वाभाविक सहज सरल भाषा में लिखना सबसे कठिन होता है। और उसमें जो किताबें लिखी, जो कहानियाँ लिखी गई, बहुत ही मुझे समझ आती है। एक तो सभी में नारी इज द मेन कैरेक्टर या द वॉइस भी नारी का है ज़्यादातर है, एक आपको छोड़ तो प्रोटैगनिस्ट सिस्टम की नहीं है। दूसरा सारी की सारी में मेनली ग्रामीण पापा जो है उसमें आपका जो ग्रामीण परिवेश उसमें एकेडमी होते हुए भी ग्रामीण परिवेश होते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कहानियों को पढ़ने में कि लेखिका जी रही है सर। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन कहानियों को लिखने के लिए। मैं अतिशोक्ति नहीं करता और मैं अनावश्यक किसी की प्रशंसा नहीं करता। ये किताबें इसलिए मैं भी प्रशंसा कर रहा हूँ कि अगर फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं या पुलिस ऑफिसर के बारे में, ये किताब किसी ने भी लिखी होती
बहुत ही मार्मिक संगठनों से जुड़ी हुई है और मुझे पूरी आशा है कि आप आगे बढ़ेंगे। इनमें कई कैरेक्टर्स जो सती सावित्री टाइप नहीं बनाने की कोशिश की, आपने उनको रियल ह्यूमन कैरेक्टर्स बनाए हैं, कुछ रिबल भी करते हैं, जैसे भागी हुई लड़की की शादी में वो दोबारा भागती है, विच इज़, तो मैं आपको सिर्फ बधाई दे सकता हूँ, आपने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को पढ़ें, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम जो ह्यूमन वैल्यूज इसमें हैं, जो संवेदनशीलता है, इट इज़ ऑल्सो इन मेनी वेज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लाइफ विच यू विल नॉट गेट आफ्टर सम इयर्स। ये जो जिंदगी आपने इसमें लिखी है, जो परिवेश आपने मिला है, वो शायद आने वाले 20-30 साल के बाद नहीं रहेगा, उनको अपने बच्चों को उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे भी होता है। तो मैं आपको उससे बधाई दे सकता हूँ, बहुत बहुत सर बिल्कुल सही बात की कि आने वाले दिनों में हमें अपने बच्चों को बताना होगा। अंजू की कहानियों को पढ़ते समय दरअसल मुझे भी सुखद आश्चर्य इसलिए हुआ कि जब मुझे एक घंटे पहले जब ये किताब मिली तो मैंने भी लगभग एक पूरी एकाग्रता जितनी जल्दी में पढ़ सकती थी मैंने लगभग कहानियाँ पढ़ डाली और मुझे वास्तव में सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो आपका रचनात्मक रसायन है वो एक रोजमर्रा के जीवन की दुश्वारियां हैं वो भी इन कहानियों में आई हैं, जो सर बोल रहे हैं कि एक सामाजिक दस्तावेज की तरह वो उनकी झलक दिख रही है, यानी संभावना है कि आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे एक जोड़ी चप्पल की कहानी है, चप्पलों की पहनी जा रही है और जो चप्पल मांगी गई है वो टूट जाती है, एक लड़की किस मनस्थिति से गुजरती है कि चप्पल लौटानी है, जो चोरी भी कर लेना है, और उसी के बीच एक बिल्कुल गंवई आदमी है, खेतीहर आदमी है, उसकी जो मनुष्यता को आपने अपनी अंतिम लाइन में प्रकट किया है वो मुझे आपका मुरीद बनाता है कि भाई वाह क्या नज़र है लेखक की। तो सर हरिओम सर मैं आपकी तरफ आती हूँ कि आपने जब इनकी कहानियों को पढ़ा तो इनके जो रचनात्मक रसायन में किस तत्व ने आपको आकर्षित किया? मैं सबसे पहले तो जैसे पार्थो सर ने कहा बधाई देना चाहता हूँ और हम सभी लोग एक नए रचनाकार की एक नई कृति के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चीफ साहब ने अपना वक्त निकाला तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो लेखक होता है उसकी किसी कृति को हम सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन अपनी जगह है, उस कृति से गुजरना, उसको पढ़ना, उसके जज्बात, उसकी संवेदनाओं से जुड़ना एकदम अलग चीज़ है। तो हम पहला तो अनुरोध यही करेंगे कि जो कुछ भी लेखक ने लिखा है वो आपके बीच पहुंचे तो आप उस पर नजर डालिए, उसको पढ़िए, तालियां तो आप सभी लोग बजा ही रहे हैं। तो जैसे आपके विचार, आप क्या चीज़ें सोचते हैं, आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, आप किस संवेदना के कौन से संसार में आप रहती हैं, उसका प्रतिबिंब आपकी रचना होती है। हम लोग कहते हैं कि समाज का दर्पण होता है ऐसा है। तो समाज का जो यूनिट है, समाज की जो इकाई है, वो तो व्यक्ति है, उसकी अपनी दुनिया है। तो इसकी दुनिया क्या हो सकती है? वो इसकी की दुनिया जो है उसका घर हो सकता है, उसके आपसी रिश्ते हो सकते हैं, जो उसकी शुरुआती दुनिया है। अब उसकी शुरुआती दुनिया है, वो उस शुरुआती दुनिया तक महदूद भी रह सकती है, उससे बाहर भी निकल सकती है। तो ये जो रचना पुस्तक है, ये आभास दिलाती है कि अभी जो रचनाकार है वो अपनी शुरुआती दुनिया में, वो कहीं न कहीं अपने घर के अंदर है, अपने रिश्तों में महदूद है, वहां से कहानी निकालने की कोशिश कर रहा है। नामोसिनी कहते थे कि कहानी में कहानी कहाँ है। नामोसिनी की एक लाइन है कि कहानी में कहानी एक लाइन में होती है। कई बार वो कहानी के शुरू में होती है, कई बार कहानी के आखिर में होती है, और कई बार उसको ढूंढना पड़ता है कि कहानी है कहाँ। तो चीफ साहब ने जो है वो जो कहा कि भाई मैं शीतल ढूंढ रहा था, दरअसल आप कहानी ढूंढ रहे थे, वो कहानी कहीं थी नहीं। आखिर में आके जो बिटिया की स्मृति है वहां पे कहानी थी। तो ये बैठा है, वो दरअसल क्या कहना क्या चाहता है। तो उसमें कई बार वो कामयाब होता है, ज्यादातर बार कामयाब नहीं होता है। इसीलिए शायद दुनिया की ज्यादातर कहानियां जो है वो लिखा बहुत कुछ किया है, लेकिन मशहूर बहुत कम चीजें हुई है। जैसे पहले की कहानी हमने तो जो विवरण है उसका, जो बहुत ज्यादा विस्तार में
जो घरेलू गृहस्थी जो है वो क्या उसकी अपनी जिंदगी में जो तकलीफ है उसको दर्शा पाती है या नहीं दर्शा पाती है। जैसे उस कहानी को अगर हम 3 पन्नों तक ना ले जाए, सिर्फ 1 पन्ने में लिखना चाहें तो क्या वो शीतल धूप उसमें नहीं आएगी। ये सोचने की बात है, ये रचनाकार की सोचने की बात भी है और पाठक की सोचने की बात भी है। तो वो जो बहुत विस्तार है, वो विस्तार जो है कई बार बोझिल भी होता है। जैसे जहां उसमें धूप की जरूरत है जिन चीजों में, जैसे कतरी सुखानी है या आम बनाना है, अचार बनाना है, धूप में रखना, वहां तो ठीक है। लेकिन जो और विस्तार आता है और जो वर्णन आता है वो कहीं कहीं उसमें नमी है, तो नमी होगी तभी धूप की जरूरत होगी। तो पहली कहानी 3-4 कहानियां मैंने इससे पढ़ी, तो इसमें नासिरा शर्मा जी ने एक बात लिखी है कि भाई लड़की जो उम्मीद की एक किरण है उसमें वो कहाँ है। उम्मीद की किरण ये है कि स्त्रियां जो है वो खास मौकों पर साहस का काम करती हैं, लेकिन क्या वो समाज का जो नैतिक बोझ है जो उनके ऊपर एक सावित्री बनी रहने की जो दबाव है, क्या उससे निकल पाती है जब वो साहस करती है तो साहस करती है। तो नासिरा शर्मा जी लिखते हैं कि सुखद यही है कि आखिर जो भागी हुई लड़की है वो गिल्ट फील नहीं करती है। सेकेंड टाइम जब भागती है तो पहली बार तो गिल्ट फील करती है। तो ये जो दुस्साहस है वो आपकी कहानी में सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करता है। जो शायद आपने भी कहा कि ये जो दुस्साहस है और उस दुस्साहस में पुरुष की जो दुनिया है उसके बंधनों को तोड़ने का जो साहस है करने पर जब आप गिल्ट फील नहीं करते, आपको लगता नहीं कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रचनाकार जो है वो कहानी ढूंढने में कामयाब हो जाता है। तो एक पहली बात ये है कि इतनी लंबी विदेश सेवा की नौकरी करने के बाद जब लिखना शुरू किया आपने तो आपको वही गांव खींचता है जहां से आपकी जिंदगी शुरू होती है। वही सारी चीजें आपको आकर्षित करती है कि कहानी यही ढूंढनी चाहिए। हमें विदेश में, साउथ अफ्रीका में या दिल्ली में अपनी कहानी वहां से आप ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब आपकी जमीन जो है वो बहुत मजबूत है। तो जब आपका ग्राउंड बहुत मजबूत होता है तो बार बार आपको खींचता है अपनी तरह से। सर अभी भी मऊ की याद करते हैं, अपने गाँव की याद करते हैं। इतनी लंबी नौकरी, इतनी दुनिया देखने के बाद जब आपको प्यार करने का मन करता है, आपको फॉल बैक करने का मन करता है, तो आप उसी गाँव की तरफ जाते हैं, उसी जबान की तरफ जाते हैं, उन्हीं रिश्तों की तरफ जाते हैं। इसका मतलब कि बाहर की दुनिया उतना उसमें सब्सटेंस नहीं दिखता है। तो लेकिन ये पहली रचना के तौर पर ठीक है, ज्यादातर कहानियां जो स्त्री जीवन के आसपास घूम रही है, तो उसमें एक वैरायटी की तलाश कम से कम मेरे जैसा पाठक करता है कि क्या जो है वो अंजू के पास जो कहानियों की आपकी दुनिया है वो स्त्री और गांव उससे बाहर निकलने के लिए नहीं कर सकता कि आपका जो रचनाकार नहीं सोचता था कि भाई एक दूसरी और भी चीजें आसपास थी। वो जो सामंती दुष्यक है जिसमें स्त्री जो है किसी पुरुष के जहाँ 20 साल छोटी लड़की ब्याह हो जाती है, तो क्या उस पर कुछ और सोचने या लिखने का मन नहीं किया उसने। तो वो चीज मैं मतलब जानना चाहूंगा आगे। तो 4 कहानियां, जैसे सावित्री वाली कहानी बड़ी है, कोई गुण नहीं, तो सावित्री वाले कोई गुण नहीं थे या हालात ऐसे थे कि वो सावित्री नहीं रह पाई। लेकिन एक जगह जो है वो कहानी का जो भाषिक इस्तेमाल है, भाषाओं में जैसे उपयोग करता है, तो एक लाइन आती है उसमें कि वो 16 साल की हो गई, 16 कलाओं से पूर्ण। तो मुझे लगता है कि ये जो है जो लाइन है वो रचनाकार ने उस पर दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि 16 कलाएं तो तब होंगी वो कला सीखेगी, उसकी जो जिंदगी उसके लिए तो कोई कला की नहीं, वो तो सिर्फ 16 साल की हो गई। तो जब बारीक तरह से इस किताब को पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि उसमें आपको और परिपक्वता भी आएगी, क्योंकि कविताओं से कहानी की तरफ आना थोड़ा मुश्किल होता है। कविताओं में भाव प्रवणता ज्यादा होती है, कहानियों में जो संश्लिष्ट कथा चेतना की जरूरत होती है। उसमें हम कथा कई बार हमको मिल जाती है, सड़क में गिरी हुई, समाज में गिरी हुई, कई बार हम ढूंढते हैं उसको, कई बार रचते हैं, कई बार अपनी कल्पना से कथा निकालते हैं। तो ये कहानियां प्रभावित करती हैं। भागी हुई जो शादी है, आलोक धनवर की कविता है भागी हुई लड़कियां, बहुत मशहूर कविता है। वो कहते हैं ये मार्च का मौसम जो है ये भागती हो, ये
लड़कियों के घर से भागने का मौसम, तो वो क्या उसका कोई असर आपकी इस कहानी में रहा है? आलोक हनुमा की कविता आपने कभी पढ़ी है कि भागी हुई लड़कियां जो घर से भागती हैं क्योंकि घर के अंदर जीना जो है उनका महाल है, तो उसका कोई असर इस पर रहा है? आपने कविता पढ़ी है, सुनी है, या जब आपने इसको एक बार पढ़ाया दूसरी, या मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी, वो एक शादी करता है, वो फेल होती है, फिर वो दूसरी शादी करता है, फिर फेल होती है, उसके सारे दोस्त समझाते हैं कि भैया बहुत हो गई शादी अब मत कर, तो कहते हैं मेरी जिंदगी में एक एक्सपेरिमेंट और करूंगा, तीसरी शादी नहीं करूंगा। तो ये दोनों की छाया मैं इसको पढ़ रहा था तो आ रही थी, तो हो सकता है कि आपके उसके छाया रही हो, और अच्छी बात है, छाया रखती कोई चीज़ सीखते हैं। तो मैं आपको बधाई देने के साथ साथ ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में एक स्त्री का जो अपना संसार है, संविदा का संसार है, वो और परिपक्व होगा और उसमें विस्तार आएगा। अब सर तो हिंदी साहित्य की छात्र हैं, यही से है, मैंने तो बहुत सारे छूटते वैचारिक की झलक जब आ गई है तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसमें सावित्री कहानी में गोसाई जी ने सही कहा है कि इसीलिए और तारण के अधिकारी हैं। मैं वहाँ रुकी और मैं हंसी। तो मैं अंजलि से ये पूछूंगी कि एक बतौर लेखक आपको लगता है कि एक लेखक की वैचारिकी उसकी सामाजिक पक्षधरता अनिवार्य करते हैं या आप इसको गैर जरूरी मानती हैं? आलोक हनुमा हमारे परिचित हैं और मुझे बहुत मानते हैं कि उन्होंने मेरी एक कविता जो पहली कविता संग्रह आई उसकी भूमिका उन्होंने लिखी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अच्छा लिख रहे हैं तो मैं आपके लिए लिखूंगा, तो उन्होंने लिखवाई मुझसे, मैं ये लिख रहा हूँ तुम लिखो, ठीक है। तो मैंने उनकी ये पढ़ी थी, लेकिन उसकी मुझे नहीं लगती उसकी छाया इस कहानी पर है। मैंने उनको कहा मैं इसका शीर्षक बदल दूँ क्या, तो बोली हमने उन्होंने पूछा क्या शीर्षक होगी, हमने उस शीर्षक के हैप्पी भाग जाएगी। अरे अंजू ये फिल्म है मत दो, ये ठीक है, क्योंकि जो भागी हुई लड़कियां हैं ना, मैंने पहली बार एक एंगल लिया था भागी हुई लड़कियों का कि वे उतनी बुरी नहीं थी जितना कि समाज को लगता है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी जो भागी हुई लड़कियों के बारे में लिखा वो एक पुरुष की तरह लिखा। मोहन राकेश ने भी जो एक और जिंदगी लिखी वो पुरुष की नजरिए से लिखी। औरत क्या सोचती है, मान लिया जाए एक्चुअली मैं भी अपनी शादी के लिए भाग गई थी, तो मोस्टली ये लगता है कि आधा सदी को मैंने अपना रखा है, हाँ। तो मेरे ऊपर मुझे नहीं लगता है कि मेरे ऊपर किसी का छाया हो सकता है, नहीं हो सकता संभव मेरी, हाँ सब बाहर है। मुझे कोई गिल्ट नहीं है और मैं मतलब हमेशा कभी भी मैंने किसी की बात मानती नहीं है ज़्यादातर, और छाया तो मेरे ऊपर मुझे नहीं लगता किसी की हो सकती है, मेरी छाया दूसरों पे जा सकती है, बिकॉज आई थिंक कि मैं अभी छाया और अधिक लेवल हूँ, तो ये है, तो उसमें वो नहीं है। जो आपने कहा कि वैचारिक है और जो शब्दों का ये है, और सावित्री कहानी लिखते समय आप क्या सोच रही थी, तो ये सावित्री जो कहानी है वो भी मेरा देखा हुआ जाना हुआ कहानी है, ऐसा गाँव में अक्सर होता है। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस कहानी का नहीं जाता, लड़कियाँ पढ़ी नहीं है, उनको कुछ भी दुनिया का ज्ञान नहीं है, वो एक छुई हुई लड़की सी सोच के शादी करती है किसी एक उम्मीद में, कोई भी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानी है वो ये को दिखाती है कि कैसे वो लड़की जो सफर करती है शिक्षा और समाज की जो मान्यताएं हैं उसके चलते हालात उसके साथ ऐसे हैं कि थ्रू आउट कहानी में कभी भी उसकी कहानी में बहुत सुख नहीं है, वो उसका ये भी कहानी बहुत दुखांत है और ये यथार्थ कहानी है। उसमें जितना उसके साथ बुरा हो उतना पूरा साइड में लिख नहीं पाई है, एक्चुअली वो लिखना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगेन फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी रखनी चाहिए, तो आप ऊपर नहीं लिख सकते, तो ये है। आपकी कहानी में है कि आप बहुत ना पढ़ें या उस परंपरा से वाकिफ ना हो, वो कई बार लिखने में बहुत सकारात्मक भूमिका अदा करती है। अगर आप बहुत आपने ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत सारे धाराओं से परिचित हैं, अपने समकालीन लेखकों की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो वो संकट ज़्यादा आता है जब आप लिखते हैं। लेकिन यदि आप
इस आत्मविश्वास के साथ लिखना शुरू कर रहे हैं कि जो मैंने जीवन देखा समझा लिख रही हूँ, मेरे ख्याल से अंजू की ये धारा दूसरी वाली धारा है और कहानियाँ इनकी अच्छी बन पड़ी हैं और हम लोग के पास बहुत समय नहीं है कि समय का ध्यान रखते हुए हमें अपनी बातचीत को थोड़ा संक्षिप्त भी रखना है। पार्थो सर, आपको एक जो लेखक की जो एक रचनात्मक प्रक्रिया है, एक बहुत हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक है, हिंदी की बहुत सारी भाषाओं के जो लेखक जो प्रतिष्ठित हैं, बहुत सारे साक्षात्कारों में ये बात सामने आती है कि अच्छा लेखक वो होता है जिसमें आप पहचान ना पाए ये आपकी अपनी कहानी है या किसी दूसरे की कहानी है। आप कल्पना और यथार्थ का ऐसा ढालने करते हैं, ढालने मतलब पॉजिटिव सेंस में, कि कल्पना यथार्थ लगती है और यथार्थ कल्पना होती है। आपने स्वयं इतनी कहानियाँ लिखी हैं, बतौर लेखक आप क्या महसूस करते हो? इस बारे में आप अंजू को कोई सलाह देना चाहेंगे या फिर टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई सलाह नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसा लिख रही हैं वैसा लिखें। मेरे से इतना कहना है कि आपकी सारी कहानियाँ एक गुड विलेज की कहानियाँ हैं, स्त्री की वॉइस की कहानियाँ हैं, बट आपको अपने सर्विस के दौरान बहुत से अन्य देशों में जाने का मौका मिला, अन्य परिवेशों में जाने का मौका मिला, अन्य कैरेक्टर्स को देखने का मौका मिला। तो हम आने वाले दिनों में आपके साहित्य में उनकी भी झलक देखना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ योर सर्विस यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी स्कॉटलैंड एंड जोहान्सबर्ग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनके जो कि सारे विदेशी हमारे यहाँ आके तो लिखते हैं हमारे बारे में, हमारे कोई भी आता है तो माफ कभी भी लिखेंगे और पॉल थरो भी लिखेंगे, एरिक ल्यूरी भी लिखेंगे, हम क्यों नहीं लिखते? किस शताब्दी का भारतीय उन देशों को कैसे लिखता है? आपका अंजू ने मेरे फेवरेट पोएट की ट्रांसलेशंस भी की है। उनकी एक कहानी ट्रांसलेशन है, रॉबर्ट बर्न्स के पोएट के उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। मैं ये बात कर रहा था, रॉबर्ट बर्न्स 16th सेंचुरी में स्कॉटलैंड में जो लिखता है वो मेरे ख्याल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और जब कार्ल मार्क्स और साम्यवाद से बहुत पहले रॉबर्ट बर्न्स लिख रहे थे कि मैन इज अ मैन एंड ऑल दैट, व्हिच इज प्रोबब्ली द बेस ऑफ ऑल मार्क्सिज्म और अद्वैत बुक कंबाइंड टू वन। तो मैं चाहूँगा सिर्फ ना तो मैं हिंदी का साहित्य का स्टूडेंट हूँ आपकी तरह और ना मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ आप लोगों की तरह, तो ना मुझे नामवर सिंह के बारे में ज़्यादा पता है। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप ऐसे ही लिखते रहें, टू द ग्राउंड, जेन्युइन, नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर्स, और आप अपनी भाषा में अपनी बात करें। और अंजू का वक्तव्य आखिरी होगा, उसके पहले मैं ये बात कर दूँ कि अंजू को मैं खास तौर से बताई इसलिए दी कि जो हिंदी में साहित्य की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो बहुत अच्छा साहित्य कहा जा रहा है वो आम जनता से बहुत दूर है। आपके साहित्य में अच्छा साहित्य भी और लोकप्रिय होने की बहुत संभावना है। आपकी कहानियाँ बहुत सहज हैं और बहुत पढ़ने में लोगों को अच्छी लग रही हैं। ये अपने आप में एक विलक्षण बात है, ये बहुत ही खास बात है। तो इन कहानियों को यदि कोई उठाएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट करेंगे। साहित्य में एक होना ही चाहिए। तो अंजू को तो मैं इसके लिए विशेष तौर से साधुवाद दूंगी और पार्थो सबकी बात को कहूँगी कि आप जो आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आपको अगर एक शब्द में बयान करूँ तो आपका आत्मविश्वास, आप जितने लंगड़े ढंग से बात कर रही हैं और लिखते समय आपने उसी अंदाज में गंभीर बातों को सामने रख दिया, वो आपका अंदाज बहुत अलग है, वही बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको बनाए रखेंगे। और मुझे भी कहने की इच्छा हो रही थी कि आपने चूंकि देखिए एक बार संभावना देखते तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल हम लोग जानना चाहेंगे कि जब आप एडिटर आ रही थी तो वहाँ की महिलाओं की जो जिंदगी होगी आप उससे वाकिफ होंगी, जो आपके घर में लड़कियाँ काम करती होंगी, एक हर तरीके का जोहान्सबर्ग, नेपाल, इंडोनेशिया, तमाम चीज़ें। तो अब तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपकी एक और किताब आए, उपन्यास आए, कि हम लोग उस समाज को भी देखें आपकी नज़र से। मुझे लगता है कि बाकी लोग से भी प्रश्न पूछ रहे हैं इसके बाद। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली अगर ये होता तो ये मेरा तीसरा कहानी संग्रह होता। मैंने 2 बड़े प्रकाशकों को अपना 2 कहानी संग्रह दिया जो अभी तक नहीं आया है। तो ये एक्चुअली तीसरा कहानी संग्रह है। 2 कहानी संग्रह प्रकाशन के अधीन है और एक तो वाणी पब्लिकेशन के पास है और एक दूसरे पब्लिकेशन जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है उसके पास है, तो वो आएंगी। उसमें एक कहानी है जो जिसका मैंने वो मैगजीन्स में बहुत सारे समकालीन साहित्य और बहुत सारे मैगजीन्स में छपी,
वो कहानी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो आप कहते हैं कि वहाँ की सोसाइटी को हम कैसे देखते हैं। उस कहानी का नाम है द फ्यूनरल सर्विस। तो शायद हम लोग के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि विदेशों में आप अपना फ्यूनरल की तैयारी खुद करके जाते हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आपके मरने के बाद 4 वर्ष सीधे जाएगा और आपके मरने के बाद इतने सारे लोग काले कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसा होगा आपका फ्यूनरल का वोट, और ये वाला पानी सर्व करेंगे, आपके जो कॉफी है उसके ऊपर कार्निशन लगेंगे या गुलाब लगेंगे, आपकी पत्नी जो है वो कौन सा ड्रेस पहनेगी और वो कौन कहाँ खड़ा होगा। लाइक इट इज ए प्लानिंग ऑफ योर फ्यूनरल। आप किस जगह दफनाए जाएंगे, आपके बगल में किसको आप अधिकार देंगे दफनाए जाने का, ये सब पहले डिसाइड करेंगे। तो वो जो कहानी है बहुत ही, जो भारतीय यहाँ से 50 साल पहले चला था, उसका सेकेंड जनरेशन, तो वो किस तरह से इन सब चीज़ों पर रिएक्ट करता है। ये जो वहाँ वो देखता है परंपरा और भारत की परंपरा से कैसे करता है, उन सब चीज़ों पे वो किस तरह से डिस्टॉर्ट वे में रिएक्ट करता है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं जो वहाँ के परिवेश में भारतीय क्या महसूस कर रहे हैं और किस प्रकार वहाँ से अडॉप्ट कर रहे हैं, किस प्रकार यहाँ से कट रहे हैं और किस तरह से उनका वैल्यू सिस्टम पे वो चेंज हो रहा है। तो वो दोनों कहानी संग्रह उस तरह की है। वैसे मेरे जोहानिसबर्ग में थी तो मैंने पूछा कि मेरी स्टाफ थी, वो बार छुट्टी लेती थी, मुझे चेकअप कराना, मुझे मेडिकल चेकअप कराना। हमने यार तुम हर महीने चेकअप कराना चाहती हो? तो बोली कि मैडम हम लोग ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ हमेशा चेकअप होता है। क्यों होता है? बोले देखिए मेरे तो 4 हस्बैंड हैं, ठीक है, तो जब भी मेरा हस्बैंड मुझे मिलने आता है तो मुझे चेकअप कराना होता है, लेकिन मुझे दूसरा हस्बैंड जो है उसके पास में नहीं जा सकता। तो इस तरह का डायग्नोसिस है बाहर, वो दूसरा ये था कि वो एड्स से पीड़ित होगा, लेकिन उसको निकाला नहीं जा सकता, उसको रखना ही है आपको, क्योंकि उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अभी तक सेफ है। तो वो उस तरह की कहानियाँ हैं कि जो औरतों को किसी और परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं। तो ये 2 संग्रह और भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे में भी। और होता ये है कि एक संग्रह के तुरंत बाद दूसरा आ जाता है। कई लोग पूछते हैं कि आप समय कब निकालते हैं लिखने के लिए, तो जो लोग लिखते हैं उन्हें पूछते हैं, पता है कि समय कब निकाला जाता है। जो नहीं लिखते हैं उनके लिए हम बताते हैं कि आप कभी भी लिख सकते हैं। आप गाड़ी में जाते हुए लिख सकते हैं, आपको इतना मोबाइल की सुविधा है, आप सोते हुए लिख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से दुखी हो गया, जाके खूब पता से लिख लीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। सो ये तो यार चली जाएगी। मैं चाहूँगी कि हमारे नीचे वो जो हमारे जिसे प्रकट करना चाहते हैं, कृपया उनसे जरूर बात करें। कि यदि आपको कोई टिप्पणी करनी है या सवाल भी पूछना है तो आपका स्वागत है। मैं बोल और बहुत इजी है एंड वेरी वेरी टचिंग। वी आर फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द ग्राउंड, और इतना अच्छा बहुत दिन के बाद पढ़ने को मिला। थैंक यू एंड कीप राइटिंग। बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहूँगी। आपके विभिन्न विमोचनों में कुछ संस्कार की बात है कि हमेशा मैं मौजूद रहूँ। इतनी बार वैसे मुझे पता नहीं था कि कितने तरीके के चूल्हे होते हैं, कि आज आपकी कहानी को सुनकर पता चला। और आपने इतना सुंदर चित्रण इस बात का करा है कि समाज में कितनी विषमता है, और एक महिला के जीवन के बारे में, चाहे विभिन्न प्रकार के जो भी व्यंजन है, जो भी अचार है, जो कुछ भी वो बनाती रहती है, कितना कठिन उसका जीवन है, और वो हर चीज़ में चुप हो जाती है। उसकी जो करुणा है, उसकी वेदना है, उसका दुख है, उसको कुछ कोई सुने, उसी का मालिक वो ही नहीं सुनता। तो बहुत ही सुंदर लगी। मैंने पहली बार आपकी कहानी सुनी, इससे पहले तो कविताएं सुनी थी। और जैसे मैंने आपसे फोन पे कहा था कि नाम ही बहुत प्यारा है और उत्सुकता जगाता है, शीतल धूप। तो बहुत शुभकामनाएं और आगे भी आपके विमोचन में समृद्ध होते हैं। थैंक यू। आज पहली बार देखी और इसकी जो पहली कहानी है उसको सुना है। आई फ्लिप थ्रू द पेजेस। एक तो इसमें जो लिखा गया है, फॉन्ट है और जो पब्लिकेशन है वो बहुत अच्छा है। कवर इज ऑल्सो वेरी गुड। और इसमें जो मैंने पेजेस अभी सब देखे, तो उसमें सेंसिटिविटी बहुत है। वट एवर यू हैव डिटेक्टेड इन दिस राइटिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। It shows how deeply you understand what a woman feels। और जिस परिवेश में जहाँ
हम लोग वापस मुड़ के नहीं देखते जब नौकरी में निकल जाते हैं, वापस अपने गाँव की तरफ नहीं देखते, वहाँ मुड़ के हम बार बार देखती है और वहाँ से अपनी कहानियों को ढूंढ कर लाए हैं। तो दिस शोज योर सेंसिटिविटी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आपने केमिस्ट्री में किया था लेकिन अपनी सिविल सर्विसेज में आपने हिंदी साइड में रखा। इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर। थैंक यू। उनके साथ कुछ चर्चा हो रही थी, फिर उन्होंने कहा कि इसमें तू भी औरत निकली, उस कहानी के एंड पर कुछ ऐसा डिस्कशन था। तो अभी आप बोल रही थी कि उस कैरेक्टर की डिग्निटी का ख्याल करते करते मैं रुक गई। तो वो जो रुक जाना होता है कि कहानी में लिखते लिखते तमाम चीज़ों की फिक्र करते हुए या मंटो जैसा नहीं लिख पाना होता है, वो क्या चीज़ होती है, वो क्यों रुक जाती है? जो हम लोग कहानी जब लिखते हैं, जो मैं ये लिख रही कर रही हूँ, मैंने जैसे कहा कि मेरी तीसरी कहानी संग्रह होगी और मैं चाहती थी कि पहली कहानी संग्रह मेरा फ्यूनरल सर्विस हो, फ्यूनरल सर्विस हुआ नहीं तो ये पहली कहानी संग्रह होगी। रुकने के कारण ये होता है कि मुझे लगता है कि पात्र के साथ बहुत सिंपैथी हो जाती है और जिस पात्र को आप गढ़ते हैं और मतलब जिस परिवेश को आप गढ़ते हैं, तो जैसे मुझे लगता है कि बस और नहीं उसका हम लोग कितना आप किसी को कितना ज़्यादा उभार सकते हैं, ये आपका कॉन्शियस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कॉन्शियस कितना अलाउ करता है आपको और समाज कितना एक्सेप्ट करेगा। आई ऑलवेज फील कि अगर ये मैंने लिखा तो अगर पाठक पढ़ रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा, जबकि मेरे किसी भी कहानी में बहुत अधिक कोई भी कोई ग्राफिक वर्णन उस तरह का नहीं है, पर अभी भी एक दो पाठकों ने कहा कि वो थोड़ा सा वो वर्णन है जिसके चलते ये कहानियाँ जो है वो कोर्स की किताबों में नहीं जा पाएंगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि मेरी कहानियाँ जो है हमारे कोर्स में पढ़ाई जाए। मैं कभी ऐसा लिखती नहीं सोच के मेरी कहानियाँ कोर्स में आ जाए। और मैंने देखा मेरी बेटी के कोर्स में जो कहानियाँ हैं वो इतनी क्लिष्ट हैं कि मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेरी कहानी हो जाती है। तो रुकने के कारण वो सही है कि आप कितना उभार सकते हैं किसी के कैरेक्टर को, कितना उभार सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सावित्री है या कोई और है, रेशम फील है, तो आप उनको कितना उभार सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको उभारना, खुद को उभारना, आपकी लेखक ये जो है उसको आप कितना खोल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो वही जो एक थिन लाइन है उसको मुझे लगता है वही लक्षण रेखा होनी चाहिए लेखन के लिए और पाठक के लिए वही लक्षण रेखा होनी चाहिए कि मतलब आजकल जो आप अश्लील साहित्य में पढ़ रहे होते हैं और जो शॉर्ट वीडियोस आ रहा होता है, आप देखेंगे कि हम देखते हैं एकदम कचरा वीडियो उसका एक, मुझे लगता है आजकल जो दर्शक है पाठक है उनको बहुत ज़्यादा उभारना पसंद है, अब मुझे उतना उभारना पसंद नहीं, तो ठीक है वो इसलिए मुझे लगता है पात्र को ध्यान में रखते हुए और हमारे पाठक को ध्यान में रखते हुए आप उतना नहीं लिख सकते जितना आप बोल चुके हैं। हर होगा वो सच लिखा नहीं जा सकता, यही कहा। कविता से भी और फिर आप कहानी पे आई, तो ये क्या आपने महसूस नहीं चाहिए तो मैं झूठ बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ा जाए, सुना जाए। और अक्सर आज की जो दुनिया है उसमें कविता, जिस तरह की कविता सुनी जाती है शायद वो संतुष्टि नहीं दे पाती है। तो क्या ये किसी मजबूरीवश आप कहानी पर आए, पहला प्रश्न। और आप अपने आप को भविष्य में एक कहानीकार के रूप में देखना चाहेंगे या कवित्री के रूप में? ये छपी थी जिसमें हमने लिखा था बच्चों के मुख से, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि देखो मेरा लिखा हुआ सरिता में छप गया। तो मैंने अपने कॉलेज में सबको दिखाया, हॉस्टल में सबको दिखाया, बाकी सब जगह मैं दिखाती थी। लेकिन फिर आप धीरे धीरे जब आप यू कैन से कि आप जिंदगी में अचीव करते जाते हैं तो ये सब चीज़ें अब न्यूज़पेपर में नहीं आने पर ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसा कि ये लगता है। जहाँ तक कहानी पढ़े जाने की बात है, मुझे लगता है अगर अच्छे पाठक पढ़ें और उसको अच्छे लोग पाठक मिले तब मुझे लगेगा कि हाँ बढ़िया है, मैंने कुछ अच्छा काम किया। और हिंदी को मुझे जो मैं लिखती हूँ, जैसे
पार्थो सर ने भी कहा और दीदी ने कहा कि कई सालों बाद ये परंपराएं लुप्त हो चुकी होंगी, तो इन परंपराओं का कहाँ खोजेंगे? इन परंपराओं को प्रेमचंद के समय में भारत क्या था? आप प्रेमचंद के समय के भारत को खोजने के लिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसके समाज को जानने के लिए प्रेमचंद कालीन साहित्य भी पढ़ते हैं। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि इस समय जो मिलेनियम से गुजर रहे हैं हम लोग, जेनेक्स हैं हम लोग, तो जेनेक्स को जानने के लिए आप जेनेक्स का साहित्य पढ़ें। हमारे समय में दुनिया ऐसी थी, हमारे अभी भी गांव में नहीं, हर जगह दुनिया लगभग ऐसे ही है और इससे पहले ऐसे ही आपका दूसरा कवियत्री। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर जगह में लिखूँ और हर जगह में मुझे बहुत तारीफ मिले, हर जगह में मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले और मैं आपको साहित्य का आर्ट में जाना चाहती हूँ। धन्यवाद। जैसे मैंने पिछले पोस्ट में डाला था फेसबुक में कि मैं भले ही फॉरेन सर्विस में हूँ पर आईएएस की पत्नी का रुतबा भी कोई कम नहीं होता और चाहे कोई आईएएस ही हो, लेकिन अगर आईएएस की पत्नी भी है वो भी रुतबा कुछ कम नहीं है करके, तो वो भी एक अच्छी लाइफ है। और मुझे लगता है कि हम जिंदगी के हर एक पहलू को भरपूर जीना चाहते हैं, चाहे मैं पत्नी के रूप में हूँ, भाभी के रूप में हूँ, या मैं माँ के रूप में हूँ, बेटी के रूप में हूँ, बहू के रूप में हूँ। मैं हर एक रोल बहुत अच्छे से निभाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रोल मॉडल बन जाऊँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है, यही तो हम चाहते हैं कि हम लोग सब ऐसे ही रहें, तो कोई ये बात नहीं है। और जहाँ तक फॉरेन सर्विस की बात है, मैं वहाँ भी एक अच्छी ऑफिसर मानी जाती हूँ आई सपोज, और मेरे गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी कि मतलब मुझे बहुत अच्छे पोस्टिंग्स मिले, असाइनमेंट्स बहुत चैलेंजिंग मिले, जहाँ पे मैंने अपने आप को साबित किया, सिद्ध किया। तो मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में जो भी चीज़ मुझे मिले मैं उन सबके साथ न्याय करूँ और सब भूमिकाओं को मैं बखूबी निभाऊँ। तो मुझे हर चीज़ पे गर्व है, मुझे आईएएस की पत्नी होने पर गर्व है, मुझे फॉरेन सर्विस में होने पर गर्व है, मुझे लेखक होने पर भी गर्व है, सब चीज़ पर गर्व है। आप मुझे किसी नाम से पुकारो मैं आ जाऊँगी। मेरी मम्मी जो है लेखक के साथ साथ एक बहुत अच्छी अफसर भी हैं और एक बहुत अच्छी माँ भी हैं, और सारा काम एक साथ संभालने में उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो खुद एक एग्जाम्पल है, मतलब लिविंग एग्जाम्पल है, तीनों चीज़ एक साथ संभालती हैं। पर मेरा एक प्रश्न था मेरा प्रश्न था कि जैसे लड़कियां घर से भागने वाली जो सिचुएशन है वो गांव के सेटिंग में इस किताब में लिखा हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है कि जो शहरों में से जो लड़कियां भागती हैं घर से, या शहरों में जो लड़कियां उनका जो व्यवहार होता है वो गांव की लड़कियों से क्या उसमें अंतर है? मतलब जो ये पीड़ित जो गांव में जो लड़कियां जो पीड़ित स्थिति से गुजरती हैं वो क्या शहरों वाली लड़कियां भी गुजरती हैं उस पीड़ित स्थितियों से, या सिर्फ ये बस गांव की लड़कियों को लिमिटेड है? वो तुमको याद होगा जब तुम 18 साल की हुई थी तो मैंने तुम्हारे केक काटा और कहा कि अब तुम भाग सकती हो। पर हमेशा बहुत मिल जाएंगे, कोई नहीं तुमको भगाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि तुमको अट्रैक्ट करके ही शायद उसमें करोड़ मिल जाए, तो या फिर कुछ और इसमें अच्छा ही हो जाएगा उसकी लाइफ के लिए। पर तुम अपने लाइफ के लिए क्या अच्छा चुनना चाहोगी, किसके साथ तुम जाना चाहोगी, और कौन जो है जो जिसको तुम चुनोगी उस किसके साथ भागना चाहोगी, वो ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ तक गाँव और शहर की लड़कियाँ वो कुछ मायने नहीं रखता, आप कितना कॉन्फिडेंस से भागते हैं वो मैटर करता है। वरिष्ठ अधिकारी इस किताब में 12 कहानियों का संग्रह किया। इनका पहला किताब है, इसके पहले उनकी कविताओं में बहुत सारे संग्रह लिखे। निवेश को इतना नज़दीक से देखा है
गांव की भाषा हो, गांव का भाव हो, गांव का संवेदना हो, गांव की बोलचाल हो, गांव की जो है जो जितनी सारी चाल ढाल होती है, जितनी सारी चीज़ें होती है, हर चीज़ को जिस नज़दीकी के साथ देखा है और जैसे व्यक्त किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही लोकप्रिय होगा। क्योंकि जब पाठक उसे पढ़ेगा तो उसको अपनी नज़दीकी, अपनी खुद की ज़िंदगी नज़र आएगी, उससे गाँव की परिवेश इसमें नारी की संवेदना के बारे में, और वो भी नारी जो एक यथार्थ नारी, ये भी नहीं कि बिल्कुल आदर्शवादी नारी, बल्कि यथार्थ में वास्तव में क्या हो रहा है उसको अलग अलग कहानियों की, जैसे अब शीतल धूप जो पढ़ी उनकी अपनी कहानी में, चाहे वो अचार बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे चूल्हे बनाने की बात हो, धूप सुखाने वाली बात हो, सब करते हुए जो अपनी बिटिया को, बिरसा बिटिया की जो शादी करती है 12 साल की है, 15 साल से ज़्यादा उम्र के एक सैनिक के साथ शादी करती है, और वो बिटिया उसकी चूल्हा जलाते समय आग लग करके जो जालम की साड़ी में जल के मर जाती है, उसकी जो छाया उसकी ऐसा उसके पूरे दिमाग में तंग करके रखती और हर जगह बार बार याद आती है उसकी सफल। ऐसे हर एक कहानी में जो कहानियाँ इन्होंने इसमें संग्रह किया है, चाहे वो सावित्री हो, एक जोड़ी चप्पल हो, शीशम का पेड़ हो, बागी हुई लड़की की शादी, ये सब कहानी जितनी सुंदर तरीके से अंजू जी ने व्यक्त किया है, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य की बात थी कि एक विदेश सेवा का अधिकारी गांव में पले बढ़े जरूर है, लेकिन एक बार जब आदमी निकल जाता तो गांव को भूल जाता, लेकिन अभी वो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई, अभी भी उन व्यक्तियों के साथ, अभी भी उन भावनाओं के साथ वो जुड़ी हुई, उनको याद रखा और उसको अपनी कहानी में व्यक्त करनी है, और उसको जो है उसके माध्यम से, उन कहानियों के माध्यम से उस गांव की चीज़ को दोबारा जीवंत कर दे रही है। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है, तो मैं इसके लिए अंजू जी की बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पाठक इसको पढ़ेंगे उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पूरी 12 कहानी पढ़ करके एक धुन में ही सारा पढ़ जाएंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे। मैं इसके लिए अंजू जी की बहुत बधाई भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उनकी लेखनी से और भी नई नई रचनाएँ फूटेंगी, कविताओं से अब ये कहानी पे आई है, कहानी से वो उपन्यास में जाएंगे, ऐसे तमाम सारी चीज़ें बनेंगी, और इससे तो रचना के माध्यम से समाज को बनाए रखने की बात होती है, समाज की जो धरोहर है उसको बनाए रखने की बात, उसमें अपना योगदान जारी करेंगे। थैंक यू सर। और ऐसे ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया, ऐसे हमने इस तरह से नहीं देखा कि 12 कहानियों को एक साथ मिलाएंगे, और मैं चाहती थी ग्रामीण परिवेश की कहानियाँ एक जगह कलेक्ट करके एक साथ, वही मैंने कोशिश की। जो आप लंग खुल जाती है ना। नहीं सर, आपने अनुमति दी तभी मैंने इसको एक्सपेंड किया। आपने भी पढ़ लिया लगता था, थोड़ा पढ़ा आगे पीछे जबकि कितने पत्तियां गिराया, तो जो हम लोग बड़े हो गए, लेकिन गांव का परिवेश अभी भी डिस्टर्ब कल मैं देख रहा था कि हाथी जो है, ये कुत्ता भौंका तो हाथी पीछे हो गया, उसको एहसास ही नहीं कि हम हाथी है, उसको गुजर रहे हैं, जो है ये तो मुंबई शिफ्ट हो रहा
रुपये तो हम आ रहे हैं